हेलो, वेलकम टू द क्लास ऑफ ब्लैक बोर्ड फिजिक्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था डाइलेक्ट्रिक के बारे में और डाइलेक्ट्रिक के क्या प्रभाव होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटर पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे देख लें। और साथ ही साथ आप लोग को बता दें कि इस चैप्टर के जो अभी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसके न्यूमेरिकल्स का लाइव वीडियो भी आएगा यूट्यूब पे, लेकिन उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर होना जरूरी है। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियो जो है लाइव हम लोग कर सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस। एक कैपेसिटर का क्या होता है जब डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। पिछले वीडियो में यानी पिछले कुछ वीडियोस में जब हम निकाले थे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस, तो बिना डाइलेक्ट्रिक के जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारा निकला था एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के, उस कैपेसिटेंस का अगर मान लीजिए प्लेट्स है, प्लेट के बीच में कुछ दूरी है हमारी d डिस्टेंस है, यहाँ पर एक प्लेट पर प्लस चार्ज है और दूसरे प्लेट पर नेगेटिव चार्जेस हैं, दोनों पर इक्वल चार्जेस होते हैं। इन प्लेट्स का एरिया जो है वो समान है, यानी एरिया ए है। ठीक है, तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनता है, वो कितना होता है ई इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है इसमें। और इसके कैपेसिटर का जो फॉर्मूला था, कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला था वो निकला था एप्सिलॉन नॉट ए बट्टा डी। तो याद रखें ये फॉर्मूला कब था, बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, मतलब डाइलेक्ट्रिक लाने से पहले, डाइलेक्ट्रिक अभी हम नहीं डाले हुए हैं तो हमारा कैपेसिटर का फॉर्मूला ये था। लेकिन आज के इस टॉपिक में ये पूछता भी है आपके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम्स में पूछता है डेरिवेशन इस चीज़ का। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि इसके अंदर में अगर डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए तो क्या होगा। तो आइए एक कैपेसिटर फिर से बनाते हैं हम लोग। आज का हमारा टॉपिक यहाँ से है, ये प्रीवियस वाला था इससे पहले जिसको हमने देखा। तो एक सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैपेसिटर बना लेते हैं। सेम रहेगा इसका भी, दोनों प्लेट के बीच में दूरी होगी आपकी वही सेम दूरी रखते हैं, डी डिस्टेंस रखते हैं दोनों प्लेट के बीच की दूरी को। और प्लेट्स का जो एरिया है वो एरिया भी ए है। और चार्ज जो हमारा पहले था क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज इस पर और माइनस क्यू चार्ज इस पर, वो भी हमने दे दिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि आज इस प्लेट के बीचों बीच डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, यानी कि इसमें अब ये खाली नहीं है। पिछले वाले सवाल में जैसे था ये खाली नहीं है, इसमें पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। ये डाइलेक्ट्रिक है जिसका कांस्टेंट के है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। आप इसको फुल्ली डार्क कर सकते हो ऐसे करके। चलो फिर ये डाइलेक्ट्रिक हमारा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है के, यहाँ पर लिख देते हैं इस चीज़ को, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है के। आइए इसके कैपेसिटेंस को निकालते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, चलो सी डैश से इसको डिनोट कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है Q बाई भी, जो बेसिक फॉर्मूला है, आपको शुरू में ही बताया था जब पहला हम लोग वीडियो इसमें देख रहे थे कैपेसिटेंस का, तब कि हमेशा बेसिक फार्मूला से हम लोग यूज़ करेंगे। इसी फार्मूले में अब हम जानते हैं कि सी डैश इज इक्वल टू, चार्ज क्या होता है, चार्ज का एक रिलेशन होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ, दैट इज सिग्मा इक्वल टू क्या होता है Q बाई ए। तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा ए। वो वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर लेते हैं, सिग्मा इंटू ए। और भी का एक रिलेशन होता है, भी यानी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक रिलेशन होता है, E बराबर होता है dV बाई dr, है ना, चूंकि। तो यहाँ से dV यानी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, E इंटू dr हो जाएगा। इस रिलेशन का यूज़ करके हम पोटेंशियल को तोड़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ रहने दे, इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है दोनों प्लेट के बीच का, तो वो है d। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है कि नहीं होता है ना। तो हम लोग कहेंगे कि चलो इसको ई डैश मान लेते हैं, है ना। तो हम यहाँ कहेंगे सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड decreases
इन डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है कितना, बाई के टाइम्स। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उतना गुना, ये पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि उतने गुने घट जाता है। यानी हमारा जो ई डैश होगा वो कितना हो जाएगा, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले था ई, उतना उसका कितना हो जाएगा, के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा घट जाएगा के टाइम्स। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो C डैश इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ए बाई, इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा के टाइम्स और साथ में ये D रहने दें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज C इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई, हम इस K को चाहे तो ऊपर भेज सकते हैं, K को ऊपर भेज दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, दो प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में ये D। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली बचेगा क्या, दैट इज C डैश इज इक्वल टू के और ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट ए और नीचे बच गया D। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जब हम निकालते हैं डाइलेक्ट्रिक के साथ तो ये फॉर्मूला निकल गया हमारा C डैश इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। पहले इसको नोट कर ले, फिर इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट बात हम लोग करते हैं। फटाफट इसको नोट करें तो कर लिया नोट। अब देखो जरा, यहाँ जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारा निकला है डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद, वो निकला है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और बिना डाइलेक्ट्रिक के फॉर्मूला क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। दोनों में डिफरेंस अगर देखोगे तो सिर्फ इस के का है, और ये के क्या कर रहा है, कैपेसिटेंस को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, तो आप सीधा देख सकते हो ये गुना में है। यानी कि डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को इंक्रीज करता है, क्या करता है, इंक्रीज करता है। और कितना गुना इंक्रीज करता है, के गुना। मतलब कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक है जिसका कांस्टेंट 4 है, अगर उसको भर दें, इसका मतलब ये होगा कि वो कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को 4 गुना बढ़ा देगा। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक है जिसका कांस्टेंट है 5 और उसको भर दें, इसका मतलब होगा कि वो उतना गुना यानी 5 गुना कैपेसिटेंस को बढ़ा देगा। दैट मीन्स आपको याद रखना है कि डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है ना। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हम लोग देख लेते हैं। ये बिना डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला था और ये डाइलेक्ट्रिक का। अब जरा एक दो फॉर्मूला रिलेशंस हम लोग देख लेते हैं जो हमारे समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये सी डैश का जो हमारा फॉर्मूला निकला है के, और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की जगह क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। यानी सी क्या है, कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो ये फॉर्मूला भी एक हम याद रख सकते हैं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि सी डैश क्या होता है। अगर आपको दे दे कि एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इतना है, मतलब मान लो 4 है और उसमें एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसका कांस्टेंट 2 है, तो बताओ नया कितना होगा। तो सीधे 4 गुने 2 आप कर दोगे, दोनों को गुना कर दोगे, नया कैपेसिटेंस मिल जाएगा। या फिर आप इसके यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए भी एक नया डेफिनेशन बना सकते हो, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डैश बाई सी। इससे आप डिफाइन कर सकते हो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस विथ डाइलेक्ट्रिक अपॉन कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक। इस तरीके से भी आप बना सकते हो। और या फिर आपको अगर दे दे कि बताइए कि डाइलेक्ट्रिक के साथ कैपेसिटेंस 10 है मान लीजिए, और बिना डाइलेक्ट्रिक के 2 है, तो बताइए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान कितना है। तो 10 बाई 2 करके के का मान निकाल सकते हो आप, कितना, 5 निकाल सकते हो। तो ये था हमारा डेफिनेशन, ये था हमारा डेरिवेशन। एक छोटा सा डेरिवेशन था कि डाइलेक्ट्रिक डालने पर कैपेसिटेंस के कैपेसिटर का क्या होता है। तो हमने देखा कि डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर देता है। इस बात को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि नोट में कि डाइलेक्ट्रिक, देखो जो हिंदी वाले हैं वो भी मत घबराओ, हम हिंदी में जो बोल रहे हैं उसको लिख लो। ऐसे वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है और बहुत लोग ऐसे ही छोड़ देते, देखते भी नहीं है। सो डाइलेक्ट्रिक इंक्रीजेज, क्या करता है, डाइलेक्ट्रिक इंक्रीजेज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हिंदी में लिख लो कि डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है, कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है, इंक्रीजेज कैपेसिटेंस। डाइलेक्ट्रिक इंक्रीजेज
कैपेसिटेंस। ठीक है, चलो इस चीज़ को नोट कर लो। अब हम इसके बाद देखने जा रहे हैं कैपेसिटेंस निकालना कि इसमें तो हमने पूरा का पूरा भर दिया था डाइलेक्ट्रिक, इसमें हमने क्या किया, कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक भर दिया। लेकिन अगर हम पार्शियली भरे, यानी टोटल पूरा का पूरा नहीं भरना है, हम थोड़ा सा चाहते हैं कि थोड़ी सी जगह पर डाइलेक्ट्रिक भर दें, तो उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो चीज़ हम देखने जा रहे हैं इसके बाद। फटाफट नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो अब हम देखते हैं आंशिक रूप से भरे पराविद्युत के कारण संधारित्र की धारिता, दैट मीन्स कि कैपेसिटेंस विथ पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक। यानी इस बार जो डाइलेक्ट्रिक है हमारा वो पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं है। इस डायग्राम को देखें और इससे स्पष्ट हो जाएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है फिर से, और दोनों प्लेट के बीच की दूरी जो है अभी भी हमने d ही लिया है, तो कुछ भी बदलाव नहीं है इसमें। प्लेट का एरिया हमारा a ही रहेगा वही, और इनमें जो चार्जेस थे वो भी वैसे ही है, यानी एक प्लेट पे प्लस चार्ज है और दूसरे प्लेट पर माइनस चार्ज यहाँ पर दे दिया हमने। ठीक है, इस बार जो डाइलेक्ट्रिक हमने भरा है वो डाइलेक्ट्रिक समझो पूरा नहीं भरा है, पार्शियली भरा है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हम यहाँ थोड़ा सा ले रहे हैं जगह, और इस जगह में हम डाइलेक्ट्रिक को भर रहे हैं। तो ये डाइलेक्ट्रिक है जो पूरी तरीके से नहीं भरा हुआ है, ये आंशिक रूप से आपका डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। और इसको हम यहाँ पे ऐसे करके दिखा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब इस डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी है, कितना दूर में ये भरा हुआ है, तो ये चीज़ दिया हुआ है यहाँ पर। इसका थिकनेस जो है, इस डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस जो है, मान लो कोई रबड़ है, ये कुछ भी है, तो इसका थिकनेस जो है वो T दिया हुआ है, इसका थिकनेस है वो T है। अब इस कैपेसिटर का, जिसमें एक स्लैब रखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक का स्लैब रखा हुआ है, और इसका हम कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं इस बार। जो दूरी है ये वो पहले जैसी d ही है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी d है, और थिकनेस स्लैब का वो है T। अब इसका हम कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। चलिए हम इसको देखते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है, कैपेसिटेंस का बेसिक जो फार्मूला था वही हम इस्तेमाल करने वाले हैं, कोई चेंजिंग नहीं होगा। C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। V यानी पोटेंशियल। अब पोटेंशियल पर अगर आप ध्यान देंगे तो देखो, एक जगह है एयर, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ क्या है, एयर है, या वैक्यूम कह लो, वहाँ वैक्यूम है, एयर है। और दूसरी जगह क्या है आपका, डाइलेक्ट्रिक है। अब दोनों जगह पर आप देख सकते हो कि दोनों जगह का पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा। दोनों जगह का पोटेंशियल बिल्कुल अलग होगा। तो हम क्या करते हैं, पोटेंशियल को दो टुकड़े करते हैं। तो Q और V को करते हैं V एयर में और प्लस V डाइलेक्ट्रिक में। ये समझ में आ रही है आपकी बात, हमने तोड़ दिया इस चीज़ को। साथ ही साथ Q को भी चलो तोड़ ही लेते हैं। Q बराबर क्या होता है, तो सिग्मा इंटू ए। क्या होता है, सिग्मा इंटू ए, जो पिछले कुछ डेरिवेशंस में भी हम लोग करते हुए आ रहे हैं। अब देखो फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट यूज़ करने जा रहे हैं वो यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि फॉर्मूला पोटेंशियल के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, V इज इक्वल टू E इंटू डी होता है। हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसको रफली या साइड में आप लिख सकते हो, V इज इक्वल टू E इंटू डी। ये कहाँ से निकला है, E बराबर डी वी बाई डी आर के फॉर्मूले से निकला हुआ है। आइए अब इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं हम। यहाँ सिग्मा इंटू ए रहने दो, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। बी एयर में जो पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एयर में, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें है ई वही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा ई। और एयर में जो दूरी होगी वो कितनी होगी, डिस्टेंस कितना है, तो देखो डी जो दूरी है वो तो टोटल है। अब हमको इसमें तो स्लैब आ गया टी थिकनेस का, तो एयर में कितना दूरी बचा, तो टोटल डी है, उसमें से टी निकाल दो, तो जो जगह बचता है वो क्या एयर में ही तो है, यानी डी माइनस टी। एयर में दूरी कितना होगा, डी माइनस
टी होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्लस पोटेंशियल निकालते हैं किस में, पोटेंशियल निकालते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक में। तो डाइलेक्ट्रिक में फॉर्मूला फिर से क्या हो जाएगा, E इंटू डी। पोटेंशियल बराबर क्या होता है, E इंटू डी। तो यहाँ पर E इलेक्ट्रिक फील्ड और थिकनेस कितना है इसका, डिस्टेंस कितना है इसका, T है। लेकिन एक चीज याद रखें कि डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है, कितना टाइम्स डिक्रीज होता है, तो K टाइम्स। इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है, तो ये घट जाएगा, कितना टाइम्स हो जाएगा, K टाइम्स। क्या ये बात समझ में आ गई। C बराबर Q बाई V, Q बराबर सिग्मा इंटू A। यहाँ पर पोटेंशियल को दो पार्ट्स में तोड़ दिया, एक एयर वाला और एक डाइलेक्ट्रिक वाला। एयर वाले में फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड E था और डिस्टेंस एयर का D माइनस T था, वो लगा दिया। और डाइलेक्ट्रिक वाला में हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, K टाइम्स डिक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इनटू थिकनेस T यहाँ पर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन है। आइए कॉमन निकाल लेते हैं। तो सिग्मा इंटू ए रहने दें और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड को कॉमन लिया जा सकता है, तो बचेगा क्या, यहाँ पे D माइनस टी बचेगा और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकल गया, यानी 1/k इंटू क्या बचेगा, T बचेगा। ठीक है, दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, आगे बढ़ते हैं हम लोग और C इज इक्वल टू ये सिग्मा इंटू ए रहने देते हैं और E इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट्स के बीच में कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम सब जानते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो ये कॉमन लिया था ये D माइनस टी है साथ में और प्लस 1/k इंटू टी है। ठीक है, ओके। अब देखते क्या है कि सिग्मा से सिग्मा क्या होगा, सिग्मा से सिग्मा यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा, एप्सिलॉन को भेज दो ऊपर, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी और प्लस 1 बाई, ये ब्रैकेट देने की अब कोई आवश्यकता है नहीं, हाँ, T प्लस 1/k इंटू टी। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या दोनों में T है, तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दैट मीन्स कि C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी और माइनस टी कॉमन ले लो तो क्या बचेगा आपके पास, T तो निकल गया तो 1 और प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और T निकल गया तो क्या बचेगा 1/k बचेगा। तो ये हो गया कैपेसिटेंस एक पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक का। देखो इसमें कहीं पर भाषा नहीं है, तो हिंदी और इंग्लिश का कोई भी लोचा नहीं है इस चीज़ में। तो C इक्वल टू क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी थिकनेस हो गया स्लैब का और 1 माइनस 1/k, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है यहाँ पर। ओके, तो अब ये बताओ कि कैपेसिटेंस बढ़ा कि घटा। आइए जरा इस पर ध्यान देते हैं हम लोग। देखो K का जितना ज़्यादा यानी डाइलेक्ट्रिक का जितना ज़्यादा मान होगा तो ये चीज़ घटेगा, ये वाला घटेगा तो ये क्या होगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा और ये बढ़ेगा तो ज़्यादा इसमें से माइनस हो रहा है, ये घटेगा। और ये अगर बढ़ रहा है तो ये ये अगर घट रहा है, ये जितना अधिक होगा ये बढ़ेगा। फिर से देखो एक बार, ये क्या हो रहा है आपको, K का मान ज़्यादा होगा तो ये वाला पोर्शन घट जाएगा, ये घट जाएगा तो ये बढ़ जाएगा और ये गुना हो रहा है इससे तो बढ़ जाएगा और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा। दैट मीन्स क्या हो रहा है, ओवरऑल अगर नीचे वाला घटेगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स देखो अगर पूरा भर दोगे तो और अच्छी बात है, कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन पार्शियली अगर भर रहे हो तब भी कैपेसिटेंस आपका क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। तो यहाँ पर भी आप याद रखो कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है, कैपेसिटेंस इंक्रीजेज, कैपेसिटेंस बढ़ता है। समझ गए बात को, चलो इसको फटाफट नोट कर लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। छोटा छोटा डेरिवेशंस है लेकिन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये सब। कैपेसिटेंस इसमें भी बढ़ जाता है, कर लिया नोट। अब हम बढ़ेंगे इसके बाद, चलो फटाफट नोट कर लो पहले। ओके, तो अब अगला हमारा जो टॉपिक होने जा रहा है, अगला जो डेरिवेशन होने जा रहा है कि अगर डाइलेक्ट्रिक की जगह हम एक मेटेलिक स्लैब डाल दें, मेटेलिक जैसे लोहे का स्लैब डाल दिया, एल्युमिनियम का स्लैब डाल दिया, तो एक मेटेलिक स्लैब अगर हम डाल देते हैं इसके अंदर में T थिकनेस का, तब कैपेसिटेंस कितना होगा, ये चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं। आइए इसका डेरिवेशन हम लोग देखते हैं।
तो ये हमारा एक कैपेसिटर है जिसका दोनों प्लेट के बीच की दूरी d है। एक मेटेलिक स्लैब हमने डाला है, मेटल का टुकड़ा डाला है। पिछले में क्या था, इंसुलेटर था, ध्यान दे पिछले वाले में इंसुलेटर था, लेकिन इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, मेटेलिक स्लैब डाल रहे हैं इसमें। तो मेटेलिक स्लैब जिसका थिकनेस कितना है, t है। आइए इसका कैपेसिटेंस निकालते हैं हम लोग। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई V, जैसा कि हम लोग पहले से करते हुए आ रहे हैं। अब C इज इक्वल टू Q को क्या कर सकते हैं, सिग्मा इंटू A कर सकते हैं। और इस बार V को हम लोग दो पार्ट में फिर तोड़ेंगे, एक तो एयर वाला और एक बार कौन सा, मेटल वाला, यानी दोनों में अलग अलग तरीके का पोटेंशियल होगा। आगे देखते हैं क्या है, सिग्मा इंटू ए रहने देते हैं। और एयर में जो पोटेंशियल बराबर क्या होता है, बी इक्वल टू ई इंटू क्या होता है, ए इंटू डी होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर यहाँ ई, और इसका थिकनेस कितना है भैया, एयर वाला थिकनेस कितना है, तो डी माइनस टी है, डी माइनस टी है। आगे बढ़ते हैं, प्लस यहाँ पर भी एम, ये जो मेटल में पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दूरी कितनी है, थिकनेस कितनी है, टी हो जाएगा। अब हम क्योंकि जानते हैं कि मेटल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये मेटल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। मेटल में किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। हम सब जानते हैं कि इनसाइड मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे C इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन ई, अभी रहने दे कुछ ना करे इसको, डी माइनस टी और प्लस, क्योंकि ये क्या हो गया आपका जीरो हो गया, तो कुछ भी इससे गुना करोगे वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। अब सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है दोनों प्लेट के बीच में, वो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो, डी माइनस टी होगा। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, C इक्वल टू एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए बट्टा डी माइनस कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। और ये होता है कैपेसिटेंस ऑफ एक कैपेसिटर जो फिल किया गया है जिसमें एक मेटेलिक स्लैब। अब यहाँ पर एक सवाल आप बना सकते हो कि अगर क्या होता कि पूरा का पूरा भर देते हम लोग, है ना, कि टी थिकनेस का ही न रख के हम पूरे में अगर मेटेलिक स्लैब डाल देते, तो उस कंडीशन में क्या होता कि जो डी है इसका थिकनेस कितना हो जाता है, डी हो जाता। यानी हम टी की जगह क्या रख देंगे, डी रख देंगे, तो नीचे में डी माइनस डी जीरो हो जाएगा। और जब किसी चीज़ के नीचे में जीरो हो जाता है तो वो क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है, यानी कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो याद रखें कि अगर एक कैपेसिटर में हम पूरी तरीके से मेटल भर देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये था कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। सबसे पहले हमने देखा, फुल्ली हमने उसको कैपेसिटर में भर दिया डाइलेक्ट्रिक को, उसके बाद हमने पार्शियली डाइलेक्ट्रिक भरा और फिर हमने मेटेलिक एक स्लैब डाल के देखा। ठीक है, ये था कैपेसिटर कैपेसिटेंस का डिफरेंट कंडीशंस में। अगला जो वीडियो हमारा आने वाला है वो कैपेसिटर का ही होगा कि दो प्लेटों के बीच में कैसे फोर्सेस लगते हैं, कैपेसिटर को ज्वाइन करने पर क्या एनर्जी खर्चा होती है, कितनी एनर्जी स्टोर होती है, इन सब पर। आप वीडियो को अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में भी। तब तक मिलते हैं, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।